जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना का जो सेकेंड वेव है यह फर्स्ट वेव से ज़्यादा खतरनाक है, तो आप लोगों को सुरक्षित रहना है और आपको जो है अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखना है। और देखिए, ये कोरोना का जो सेकेंड वेव चल रहा है यह बहुत ही, अभी कहें तो बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या करना है, उससे भी लड़ना है, कोरोना से भी लड़ना है। इसके साथ ही साथ हम लोगों को अपने पढ़ाई को भी जारी रखना है। देखिए फ्रेंड्स, संघर्ष जो होता है ना, जो संघर्षों से सामना करते हैं, जो कांटों पर चलती हैं, वे मंजिल को जल्दी प्राप्त कर लेती हैं। क्योंकि जो कांटे होते हैं, जो संघर्षों का सामना करने वाले लोग होते हैं, तो वे संघर्ष, वे कांटे जो होते हैं, हमारी रफ्तार, हमारे पढ़ने की रफ्तार हो या हमारे संघर्ष करने की रफ्तार हो या हमारे कांटे में चलने के जो पैरों की रफ्तार है उसको बढ़ा देती हैं। तो इसीलिए जो है आप लोग क्या करें, वे कोरोना है तो उसका भी संघर्ष करें, इसके साथ साथ जो है हमारी पढ़ाई है उसको भी जारी रखें और दुगुना मेहनत करें। ओके, तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर आते हैं कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, किसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम लोग हिस्ट्री का जो आपका सेशन चल रहा है, तो हिस्ट्री में क्या जानेंगे। तो इससे पहले जो हम लोग क्या क्या कर लिए हैं, तो जैसे कि देखिए हिस्ट्री में हम लोगों ने स्टार्टिंग क्लास में क्या सीखा, क्या जाना कि किस तरह के, कितने तरह के इतिहास होते हैं। तो आपका होता है प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, उसके बाद आपका होता है ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक में भी बहुत कुछ हम लोगों ने सीख लिया, जिसमें कि आपका पूरा पाषाण काल हो गया, उसके बाद मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखे। उसके बाद आदि ऐतिहासिक में हम लोग आए, वहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, तो वहाँ पे हम लोगों ने सभ्यता से संबंधित सीखा, जो मेन जो विश्व की सभ्यताएं थी उन सारे के बारे में जाने। आज जो हम लोग जानेंगे, आज के वीडियो में आप लोगों को जो सीखने को मिलेगा वह क्या सीखने को मिलेगा, तो इसमें हम लोग ऐतिहासिक हिस्ट्री से संबंधित जो है, ऐतिहासिक काल से संबंधित जो है आज के वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। ओके, तो चलिए ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। काल कहें या इतिहास कहें, बात एक ही है, या एंशियंट हिस्ट्री कहें, बात एक ही है ये सारे। तो देखिए हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा, जिसमें हम लोगों ने, जैसे कि आपका जो प्राग ऐतिहासिक था और आदि ऐतिहासिक था, तो हम लोगों ने उसमें क्या देखा था। प्राग ऐतिहासिक में क्या था कि हम लोगों को जो है कुछ लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। लिखित साक्ष्य नहीं मिलने के कारण जो है हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि जब कोई भी चीज़ लिखा हुआ कहीं होगा ही नहीं तो हम लोग कैसे लिपि को जाने, क्या पढ़ेंगे उसको। तो वहाँ पे तो कोई चीज़ मिला नहीं, तो उसका जो स्रोत मिला हम लोगों को वह पुरातात्विक से मिला। और आदि ऐतिहासिक, देखिए आदि ऐतिहासिक में क्या हुआ, वहाँ पे हम लोगों को लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुई, बट ऐसा लिखा हुआ था, उसका लिपि ऐसी थी जिसको कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल की हम लोग बात करें तो देखिए ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि ऐतिहासिक काल में जो स्रोत मिले तो वह लिखित भी थे और उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ भी पाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। और देखिए ऐतिहासिक काल के क्या क्या जो है स्रोत मिले हैं, पुरातात्विक के अलावा, देखिए पुरातात्विक भी है, विदेशी यात्रा के जो उस समय किए थे उसके भी स्रोत हैं। उसके बाद आपको जो है साहित्य से भी जो है ऐतिहासिक काल के जो है क्या मिले हैं, एक तरह से स्रोत मिले हैं। तो आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि ऐतिहासिक काल के बारे में जो है स्रोत जो प्राप्त हुई है वह कहाँ से प्राप्त हुई है। तो प्रथम तो आपका हो गया किससे, पुरातात्विक से। देखिए पुरातात्विक से लगभग जो है प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीनों कालों में जो है क्या मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य से पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत हो गया। और उसके बाद आपका हो गया विदेशी यात्रा, विदेशी यात्री से। विदेशी यात्री जो भी भारत में आए, जैसे कि ह्वेनसांग आए, उसके इत्सिंग आए और इब्न बतूता हो गए, इस तरह से जो भी आए भारत में, तो उन्होंने जो बुक लिखे थे तो उससे प्राप्त जो है जो साक्ष्य मिले, तो उसी को हम लोग कहते हैं विदेशी यात्रा से, जो विदेशी यात्रियों से जो साक्ष्य मिली
तो उसमें किसका वर्णन था, तो ऐतिहासिक काल से संबंधित वहाँ से हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं। तो पुरातात्विक स्रोत हो गया, विदेशी यात्री से प्राप्त स्रोत हो गया, उसके बाद साहित्य से। साहित्य में क्या, देखिए साहित्य जो होते हैं धार्मिक वगैरह भी होते हैं, गैर धार्मिक भी होते हैं। तो आगे हम लोग साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देख लेते हैं कि पुरातात्विक में आपका क्या क्या आ जाता है। तो पुरातात्विक में जो है आपका क्या आ जाता है, जिसमें कि आपका मृद भांड, क्या मृद भांड, मृद भांड किसको कहते हैं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, मृद भांड कहते हैं। उसके बाद सिक्का, मिट्टी का सिक्का हो या सोना का सिक्का हो या चांदी का सिक्का हो, चाहे शीशा का सिक्का हो, चमड़ा का सिक्का हो, जो भी हो, आगे हम लोग जानेंगे। तो मृद भांड से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो सिक्का है उससे साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद किससे और साक्ष्य मिले हैं, तो ये मृद भांड आपका हो गया, सिक्का यहाँ पे हो गई, किससे संबंधित, आपके पुरातात्विक से संबंधित, मृद भांड, सिक्का और अभिलेख। इससे संबंधित जो है, जैसे मिट्टी खुदाई करके क्या क्या प्राप्त हुए, मृद भांड से जो है प्राप्त मिले हैं पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद सिक्का से मिले हैं, उसके बाद अभिलेख से। विदेशी यात्री हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे साहित्य से संबंधित। देखते हैं, देखिए साहित्य जो लिखे हैं, तो देखिए इसमें कोई एक धर्म के व्यक्ति तो नहीं लिखे होंगे, तो ये तो गैर धार्मिक भी हो सकते हैं, गैर धार्मिक भी हो सकते हैं। ओके, धार्मिक में जैसे क्या कहें, साहित्य जो होगा वो आपका धार्मिक भी हो सकता है, उसके साथ साथ आपका गैर धार्मिक भी हो सकता है। धार्मिक में जैसे कि आपका जो धर्म से संबंधित हो, जैसे कि आपका सनातन धर्म हो गया, सनातन धर्म जिसको हम लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म से संबंधित जो है, जो भी ज़्यादातर साहित्य लिखे हो वो ब्राह्मण लिखे हैं। किसने लिखे हैं, ब्राह्मण। तो इसको ब्राह्मण धर्म के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और गैर धार्मिक में आपके कौन से आ जाएंगे, जैसे कि गैर धार्मिक में, गैर धार्मिक सॉरी ये तो धार्मिक के अंतर्गत ही है। तो सनातन या हिंदू धर्म के अलावा जो है और कौन कौन से उस समय जो धर्म थे, तो जैन धर्म व बौद्ध धर्म। जैन धर्म व बौद्ध धर्म, इसके अलावा जो है जैन धर्म व बौद्ध धर्म से जो है क्या मिले हैं, साहित्य जो लिखे गए हैं उस समय, तो उससे जो है हम लोगों को ऐतिहासिक काल से संबंधित जानकारियां प्राप्त हुई है। गैर धार्मिक जैसे कौटिल्य का आपका अर्थशास्त्र हो गया, जिसमें कि किसका वर्णन मुख्य रूप से किया गया है, तो मौर्य काल से संबंधित अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र तो नाम है, लगता होगा कि आपको इस बुक में जो कौटिल्य का जो बुक है अर्थशास्त्र है, तो उसमें जो है अर्थशास्त्र से संबंधित जानकारियां उसमें जो है वहाँ पे कौटिल्य ने वर्णन किए होंगे। लेकिन इसमें जो है अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, बल्कि आपका जो पॉलिटिक्स है मौर्य काल की, किस तरह से वहाँ पे जो है वहाँ का राज चलता था, वहाँ के पॉलिटिक को दर्शाया गया है। उसके बाद राजनीतिक के साथ साथ इस बुक में आपको राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अर्थशास्त्र के बुक में देखने को मिलेंगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य को हम लोग जो है किस किस के नाम से जानते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए इसका तीन नाम है, किसका, कौटिल्य का। चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और एक नाम जो है इसको किस नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो और आप लोग, वैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता ही दी हूँ और कमेंट करने के लिए भी बोली हूँ, तो आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि क्या मैं आप लोगों को करेक्ट बताई हूँ कि या रॉन्ग बताई हूँ। ओके, तो आप लोग इस अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे कि कौटिल्य जो लिखे हैं अर्थशास्त्र को, तो कौटिल्य के कितने और क्या क्या नाम हैं।
तो ये हो गया आपके पुरातात्विक से, पुरातात्विक का जो स्रोत मिला है किससे मिला है, तो मृत भांड से, सिक्का से, अभिलेख से। विदेशी यात्रा के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें आपका हो जाएगा जो है आपका ह्वेनसांग है, इत्सिंग है, उसके बाद इब्न बतूता वगैरह हो गए, उसके बाद जो और भी जो हैं आपके विदेशी यात्री हैं उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो है बुक लिखे उन लोगों ने जो विदेशी यात्री आए थे, चाइना से आए थे, उसके बाद यूनानी सब आए थे, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद धार्मिक चीज़ों के बारे में देखेंगे कि धर्म से जो कौन कौन से साहित्य थे। देखिए स्पेशली हम लोग यहाँ पर जो धर्म के जो धर्म जो अलग अलग धर्म है, ऐसा नहीं कि हम लोग हिंदू धर्म के बारे में पूरा व्याख्या यहाँ पे करने लेंगे, ऐसा नहीं है। जैन धर्म के बारे में, जिससे हम लोग के यहाँ पे जो साहित्य है, जिसका हम लोगों को यहाँ पे जो स्रोत मिले हैं, जैन धर्म व बौद्ध धर्म के जो साहित्य है वगैरह है, इसका भी जो साहित्य है और इतिहास से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से अर्थशास्त्र से संबंधित जो है इससे क्या साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम लोग ये देखते हैं कि पुरातात्विक से जो स्रोत मिले हैं, तो मृत भांड के बारे में देखते हैं, सिक्का जो कौन कौन से सिक्का उस समय मिले थे तो उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद आगे हम लोग और देखेंगे। तो ये रहा आपके इतिहास से संबंधित के कौन किससे किससे जो है स्रोत मिले हैं, तो पुरातात्विक से, विदेशी यात्री से, साहित्य से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको इरेज करती हूँ। पुरातात्विक हम लोग किसको कहते हैं, जो मिट्टी की खुदाई से प्राप्त जो हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं, स्रोत मिले हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत के जनक किसे कहा जाता है विश्व में, तो वो जॉन ब्रूस को कहा जाता है पुरातात्विक वेता। उसी तरह से आपको भारत में किसको कहा जाता है, तो कनिंघम को, जेम्स कनिंघम को। तो पुरातात्विक में सर्वप्रथम हम लोग मृत भांड को देखते हैं। किसको देखेंगे, मृत भांड को। देखिए मृत भांड का अर्थ क्या होता है, मिट्टी का बर्तन। हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं मृत भांड, मिट्टी का बर्तन। हम लोग देहाती भाषा में, अभी भी गांव में जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे जो है औरतों से आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि मिट्टी का भांड दो, मिट्टी का वहाँ पे लिखा हुआ, वो जो है मिट्टी का भांड यहाँ पर इधर लाके हमको दो। इस तरह से जो गांव में अभी भी बोला जाता है। ओके, मृत भांड, मिट्टी का बर्तन। तो देखिए मृत भांड या मिट्टी का बर्तन, देखिए मृत भांड के जनक जो कहा जाता है पूरे विश्व में, वह किसको कहा जाता है, तो वह फ्लिंडर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फ्लिंडर को। किसको कहा जाता है, फ्लिंडर को कहा जाता है। मृत भांड के जनक पूरे विश्व में किसको कहा जाता है, फ्लिंडर को। यदि हम लोग भारत के बात करें तो किसको कहा जाता है, बीबी लाल को। किसको कहा जाता है, बीबी लाल को कहा जाता है। और देखिए मृत भांड, सर्वप्रथम हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में चर्चा किए, तो मृत भांड के बारे में हम लोग क्यों लिए, देखिए मृत भांड को क्यों लिए। देखिए मृत भांड जो है ना, मृत भांड को पुरातात्विक स्रोत का क्या कहा गया है, वर्णमाला कहा गया है। और क्यों कहा गया है कि जितना ठोस रूप से जो मृत भांड जो प्राप्त होती है उससे जो पता चलता है कि जो है यह किस काल का है, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलता है। जितना पता मृत भांड से जो है पता चलता है, पुरातात्विक स्रोत के रूप में जो मृत भांड मिलते हैं उससे पता चलता है, उतना और किसी स्रोत से नहीं पता चलता। जैसे आपका सिक्का भी हो गया अभिलेख से, लेकिन इसकी तुलना में जो है आपका सिक्का और जो अभिलेख है उसकी तुलना में थोड़ा सा उसमें जो है एक तरह से इसके तरह उसमें जो है उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता। किसका, मृत भांड का। तो इसीलिए कहा गया है कि पुरातात्विक स्रोत जितने भी प्राप्त हुए हैं, चाहे वो आपका सिक्का से प्राप्त हो, चाहे वो आपका अभिलेख से प्राप्त हो, चाहे वो आपका मृत भांड से प्राप्त हो, उनमें से मृत भांड जो है उससे जो एक ठोस रूप से सबूत प्राप्त होती है। जब कोई भी खुदाई करके मृत भांड प्राप्त होती है, जैसे काले बंगम बहुत सारे मृत भांड हैं, वैसे मृत भांड जो है हमारे जो हैं
प्राग ऐतिहासिक में कहाँ से प्रारंभ हुई थी मृद भांड? तो वह जो प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से प्राप्त हुई थी। और सर्वाधिक जो मृद भांड प्राप्त किए गए वह कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो वह हरियाणा के हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से आपको कुछ ख्याल आ रहा होगा ना कि हस्तिनापुर जाना सुना हुआ वर्ड लग रहा है, या जो है कोई प्लेस है तो यह जाना सुना हुआ लग रहा है। तो यह आपको महाभारत से कनेक्टिंग है, तो महाभारत से संबंधित है आपका हस्तिनापुर, आपको याद आ रहा होगा। तो देखिए मृद भांड को इसीलिए जो है पुरातात्विक स्रोत का जो है क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। जैसे इंग्लिश का जो इंग्लिश जब भी सीखते हैं तो ABCD से सीखते हैं, इसी तरह से अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है ABCD होता है, हिंदी का क ख ग घ होता है, उसी तरह से आपका मृद भांड जो है पुरातात्विक स्रोत का क्या है? वर्णमाला है। ध्यान में रखेंगे इसको, वर्णमाला। और इसका जो स्रोत सर्वप्रथम मिला था वह किस काल में मिला था? नवपाषाण काल से मिला था, नवपाषाण काल से। और नवपाषाण काल में जो है जो साक्ष्य मिले थे मृद भांड के वह सर्वाधिक कहाँ से मिले हैं? तो वह हस्तिनापुर से मिले हैं, हस्तिनापुर से मिले हैं। और देखिए मृद भांड जो जैसे कि पुरातात्विक वेत्ता, जैसे कि आपका जॉन ब्रूस ले लें, या हम लोग जेम्स कनिंघम को ले लें, फ्लिंडर को ले लें, या बीबी लाल को ले लें, ये सारे जब भी उसको प्राप्त होते हैं मृद भांड, तो वह कैसे उसके बारे में जानते हैं? तो इसका अध्ययन वो लोग कैसे करते हैं? तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके बारे में जानने को क्या कहते हैं? तो किस तरह से प्राप्त करते हैं इसके बारे में जानकारी, कि किस काल से संबंधित है, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मोल्यूमिनेंस से जो है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? जानकारी को प्राप्त करते हैं। किससे? मृद भांड। ओके, तो ये हो गया आपके मृद भांड से संबंधित कि पूरे विश्व में मृद भांड के जनक किसको कहते हैं? फ्लिंडर को, भारत में बीबी लाल को। मृद भांड को पुरातात्विक स्रोत का क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और कौन से काल से जो है मृद भांड के साक्ष्य मिले? तो नवपाषाण काल से मिले हैं। सर्वाधिक कहाँ से मिले? हस्तिनापुर, या कहाँ पे है? हरियाणा में है। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? थर्मोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोल्यूमिनेसेंस कहते हैं इसके अध्ययन को। ओके, मृद भांड। तो ये हो गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि मृद भांड जो होते हैं क्या हर जगह, देखिए कौन कौन से काल में मृद भांड प्राप्त हुए। तो इससे पता चलता है कि हम लोग नवपाषाण यहाँ पे लिए हैं, नवपाषाण से ये आ रहा है। तो इसके जो साक्ष्य हैं आपके, तो कहाँ से मिले? नवपाषाण से मिला है। तो इससे तात्पर्य हमारा यह है कि प्रागैतिहासिक से मिला है। प्रागैतिहासिक में मिला होगा, आदि ऐतिहासिक में मिला होगा, ऐतिहासिक में, तीनों जगह मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए हम लोग कौन कौन से जो है मृद भांड से, किस तरह के मृद भांड से संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या मृद भांड। देखिए मृद भांड जो है यह आपके कौन से काल में प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इस समय जो है ना, कहाँ पे मैं यहाँ पे थी, नवपाषाण में। मैं इसको इरेज करती हूँ, उसके बाद विस्तार रूप से आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। इतना तो हो गया ना आपका कि यहाँ तक क्लियर हो गया। फ्लिंडर जो है पूरे विश्व में मृद भांड के जनक फ्लिंडर, बीबी लाल, वर्णमाला, ये सारे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करती हूँ, उसके बाद आगे बताती हूँ। देखिए मृद भांड जो है ना, तो वो आपका प्रागैतिहासिक होगा, आदि ऐतिहासिक हो गया, ऐतिहासिक काल में। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों में जो अलग अलग तरीकों से पाए गए हैं। जैसे कि आपका नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में मृद भांड तो पाए गए हैं, लेकिन उसमें जो है उतना
उतना नक्काशी वगैरह नहीं किया जाता था, उसको सजाया, उसको पॉलिश वगैरह नहीं किया जाता था, तो उसके लिए वहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक रूप से आपको स्पेशली जो है मृदभांड टॉपिक से क्वेश्चन जो एराइज किए जाते हैं, तो उस दृष्टिकोण से नवपाषाण काल से क्वेश्चन नहीं लिया जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मृदभांड का जो है सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कौन से काल में प्राप्त हुए थे, वो नवपाषाण काल में प्राप्त हुए थे। लेकिन यदि उसके कैटेगरी के बारे में, इसके कितने टाइप्स है, वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो जो है वह नवपाषाण से जो है तब जा करके उससे जो नवपाषाण से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि नवपाषाण काल में जो है उस समय जो मृदभांड वगैरह बनाए गए थे उतना मतलब नक्काशी वगैरह, उसके बाद पॉलिश वगैरह, अलग अलग कलर जो है उसमें नहीं, अलग अलग कलर के नहीं बनाए गए थे। तो अदर टाइप्स के जो है इसका डेवलप जो जहाँ पे हुआ, तो वहाँ से ज़्यादा जो है अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपके मृदभांड टॉपिक से क्वेश्चन एराइज किए जाएंगे। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, मृदभांड से संबंधित जो है कहाँ से आपके मृदभांड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुख्य रूप से आपका हड़प्पा, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो इसमें जो है किस कैटेगरी के जो मृदभांड प्राप्त हुए, यह तो आपका हो जाए आद्य ऐतिहासिक में। और प्रागैतिहासिक बारे में यहाँ पे क्यों नहीं ली? इसीलिए नहीं ली कि उस समय उस तरह से नक्काशी वगैरह, उस तरह से उतना डिजाइन वगैरह नहीं किया गया था, और स्पेसिफिक रूप से जब भी मृदभांड टॉपिक से क्वेश्चन एराइज किए जाएंगे वहाँ से नहीं किए जाएंगे। और यह जरूर पूछे जाएंगे कि सर्वप्रथम जो है कौन से काल से मृदभांड के स्रोत के साक्ष्य मिले हैं, स्रोत मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं। इस तरह क्वेश्चन जरूर एराइज होंगे, लेकिन स्पेसिफिक रूप से यदि टेक्स्ट के टाइप्स के बारे में पूछे मृदभांड के, तब वहाँ से क्वेश्चन एराइज ही नहीं होता है। ओके, तो हड़प्पा से संबंधित होगा, जिसको कि हम लोग प्राग आदि ऐतिहासिक भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद ऐतिहासिक काल में आपका जो है वैदिक काल। देखिए, ऐतिहासिक काल हम लोग किसको कहते हैं? वैदिक काल से लेकर के अब तक, वैदिक काल से लेकर अब तक जो भी घटनाएं वगैरह हो गई वे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वह जो है आ जाएंगे। और ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 खंडों में बांटते हैं, जिसमें आपका हो जाता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक, उसके बाद समकालीन वगैरह। इसके बाद जो समकालीन वगैरह जो भी आ जाते हैं वह किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ऐतिहासिक। ये सारे जो है प्राचीन, मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक, समकालीन, ये सारे ऐतिहासिक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वैदिक काल के अंतर्गत कौन कौन से मृदभांड प्राप्त हुए थे, किस टाइप के थे, उसके बारे में जानेंगे। और हम लोग महाजनपद के समय जो है किस कैटेगरी के जो है मृदभांड प्राप्त हुए उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इसी सबसे जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु से जो है उस समय, जिसको हम लोग आदि ऐतिहासिक के नाम से जानते हैं, तो उस समय किस टाइप के मृदभांड प्राप्त हुए थे? किस समय? हड़प्पा या सिंधु या आदि ऐतिहासिक के समय। तो उस समय जो थे गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए थे, गैरिक मृदभांड। और गैरिक मृदभांड जो प्राप्त हुए थे तो वो किस कलर के थे? तो वो लाल कलर के थे, लाल कलर के। गैरिक मृदभांड जो थे वो किस कलर के थे? तो वह लाल कलर के थे। और वैदिक काल में हम लोग चलते हैं, तो वैदिक काल में कौन से मृदभांड प्राप्त हुए थे? किस काल में? वैदिक काल में। तो इसमें जो प्राप्त हुए थे चित्रित धूसर मृदभांड। इसको हम लोग यदि दूसरे नाम से जाने तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं पेंट ग्रे वेयर। इसको हम लोग किस नाम से जान सकते हैं दूसरे?
तो इसको जो हम लोग, या इसको देखिए गैरिक लाल मृद भांड, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये गैरिक मृद भांड जो किस कलर के पाए गए थे, लाल कलर के। इसी तरह से आपका जो चित्रित मृद भांड, लेकिन चित्रित मृद भांड जो था वो किस कलर में पाए गए थे, धूसर। धूसर को हम लोग जो है ग्रे के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रे के नाम से जानते हैं। तो चित्रित मृद भांड किस कलर के पाए गए थे, धूसर कलर का। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चित्रित धूसर मृद भांड या चित्रित ग्रे मृद भांड या पेंट ग्रे वेयर। मृद भांड के लिए सबका क्या होता है, वेयर या पोट्री होता है। उसे तो आपके यहाँ पे गैरिक मृद भांड किस कलर के पाए गए थे, लाल। तो इसको हम लोग उच्चरी, उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका ओर्ची रेड कलर पोट्री कहें या वेयर कहें। उसके पेंट ग्रे, उसके बाद आपका कलर हो जाएगा वेयर हो जाएगा। इस टाइम में यह मिला था, इस टाइम में यह मिला था। आगे चलते हैं हम लोग। महाजनपद के समय कौन से मृद भांड मिले थे, तो उत्तरी काले या उत्तर काले मृद भांड मिले थे। मतलब कि उत्तरी मृद भांड हुआ मेन नाम। लेकिन देखिए उत्तरी क्यों पड़ा कि देखिए जो महाजनपद थे, तो महाजनपद का ज्यादातर इलाका जो था वो कहाँ था, भारत के कौन सी साइड में, तो उत्तरी भारत में ज्यादातर था। कितने महाजनपद हुए, तो 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में से जो सर्वाधिक जो थे वो भारत के किस एरिया में थे, कौन से जो है नॉर्थ में थे कि साउथ में थे, तो नॉर्थ में थे। कहाँ पे थे, नॉर्थ में थे। साउथ में बहुत ही कम ही थे। तो इसी कारण से उत्तरी नाम पड़ा। किस कारण से, उत्तरी काले मृद भांड। इसको यदि हम लोग दूसरे नाम से देखें तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ब्लैक कलर पोट्री कहीं या वेयर कहीं, ये हो गया। तो देखिए अलग अलग समय में अलग अलग टाइप के क्या मिले हैं, मृद भांड मिले हैं। और यह जो है यह उत्तरी काले मृद भांड जो थे, सॉरी यहाँ पे उत्तरी काले पॉलिश मृद भांड था। यह चमकदार, उत्तरी काले, इसका पॉलिश का हिंदी आपका क्या हो जाएगा, चमकदार। चमकदार, उत्तरी काले चमकदार मृद भांड या चमकीले या चमकदार मृद भांड था। तो इसका जो हो जाएगा आपका क्या होगा, नॉर्थ ब्लैक, उसका पॉलिश्ड कलर वेयर हो जाएगा इसका। किसका, उत्तरी काले चमकदार मृद भांड। तो अलग अलग टाइम में जो है अलग अलग टाइप के जो क्या मिले थे, मृद भांड मिले थे। और यह जो है चमकदार है, कोई भी चीज़ चमकदार क्या कब होता है, जब उसमें कोई कलर चढ़ाया जाता है। कोई कलर का मतलब क्या होता, कलर तो सब में चढ़ाया गया है, इसमें लाल है, इसमें ग्रे है, इसमें काले है, लेकिन चमकदार क्या होता है, जब तक उसमें कोई रासायनिक चीज़ नहीं मिलाया जाता है। तो सर्वप्रथम रासायनिक का जो प्रयोग हुआ था, रासायनिक मानव ने सर्वप्रथम रासायनिक जो खोज किया था वह मृद भांड ही किया था। क्यों, मतलब इसका नाम रासायनिक पड़ा, क्योंकि रासायनिक जो प्रयोग किया था चमकदार के रूप में सर्वप्रथम मृद भांड में ही किया गया था। तो इसीलिए जो है, और यह कौन से काल में हुआ था, किया था, तो वह महाजनपद के समय, ऐतिहासिक हिस्ट्री के समय। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि मृद भांड जो है और आपके हड़प्पा या आदि ऐतिहासिक में किस टाइप में मिले हैं, वैदिक काल में किस टाइप में मिले हैं, महाजनपद के समय किस टाइप में मिले हैं, अलग अलग टाइप में मिले हैं। और आइए हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि ये तो हो गया आपके अलग, जैसे कि आपका लाल जो मृद भांड है वह ज़्यादातर की संख्या में आपको हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिले हैं। और चित्रित धूसर मृद भांड जो है वह आपको वैदिक काल में मिली हैं। महाजनपद के समय उत्तरी काले चमकदार मृद भांड मिले हैं। क्या ऐसा कोई मृद भांड था
जो कि तीनों मतलब कालों में, जैसे कि आपका तीनों कालों में, तीनों समय, जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता के समय हो गया, वैदिक काल के समय हो गया, महाजनपद के समय हो गया है, क्या उसमें कोई कॉमन था? तो हाँ, कॉमन वह कौन सा था? तो चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। काले लाल मृदभांड। कौन सा? काले लाल मृदभांड जो था, यह आपको हिंदू सॉरी मुझसे एक मिस्टेक होती है कि मैं हिंदू सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोलती हूँ। तो आप जो है इसको आप लोग सिंधु सभ्यता समझे, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बोलना चाहती हूँ सिंधु, लेकिन आ जाता है मुंह से हिंदू। तो आप लोग जो है इसको करेक्ट कर लेंगे। जब भी मैं हिंदू, यदि मुझसे बोला जाए मुझसे, तो आप लोग जो है इसको क्या माने? सिंधु माने। मैं इसके लिए आप लोगों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं हर टाइम जो है जब भी सिंधु सभ्यता के बारे में बोलती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिंधु बोलूँ, लेकिन क्या हो जाता है मुंह से निकल जाता है और उस टाइम में मेरे माइंड में आता ही नहीं है कि मैं हिंदू बोली हूँ। तो कभी यदि ख्याल नहीं रहे तो आप लोग समझेंगे कि मैं सिंधु बोली हूँ। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के समय, वैदिक काल के समय, महाजनपद के समय में जो है, ये तीनों समय में ये कॉमन जो है काले लाल मृदभांड क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। देखिए, काले हम लोग जो यदि हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, काले हम लोग किसको बोलते हैं? जो हमारे जो कृष्ण कन्हैया है, कृष्ण मुरारी है, उसको जो है कृष्ण भगवान है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन से नाम से? जो है, क्योंकि वह श्यामले हैं इसीलिए, तो इसको हम लोग कृष्ण कह सकते हैं। और लाल जो होता है वह कौन सा होता है? आयरन ऑक्साइड जो होता है, लोहा जो होता है वो क्या होता है? लाल होता है, आयरन ऑक्साइड। तो कृष्ण लोहित मृदभांड, तो दूसरे नाम से हम लोग इस नाम से जानते हैं, कृष्ण लोहित मृदभांड। ओके, तो ये रहा आपके मृदभांड के बारे में ये सारी जानकारियाँ। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके जो यहाँ पे मेरे पढ़ाने का पर्पज़ एक यह भी रहा कि जो मृदभांड से संबंधित जो ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई है, पुरातात्विक का जो एक यह पार्ट है, यह वर्णमाला है पुरातात्विक का। तो इससे जो साक्ष्य मिले हैं और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। तो दोनों तरह से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग कि जो पुरातात्विक का दूसरा जो मुख्य साक्ष्य है वो है आपका सिक्का। क्या है? सिक्का। तो जो सिक्का जो प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन कौन से मुख्य रूप से अलग अलग टाइप के सिक्के प्राप्त हुए हैं और किसके किसके समय में प्राप्त हुए हैं। देखिए, किसके किसके शासन काल में जो है प्राप्त हुए हैं, तो उन राजाओं के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, उस समय के शासकों के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, बल्कि हम लोग ये जानेंगे कि कौन से शासक के समय जो है वो सिक्के हम लोगों को प्राप्त हुए थे। और जब हम लोग इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो भी सिक्के हम लोगों को प्राप्त हुए हैं या प्राप्त हुए थे, तो उन सिक्कों को हम लोगों को याद रखने में आसानी होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं सिक्का। तो देखिए, मैं यहाँ पे सिक्का जो लूँगी तो मैं एक यहाँ पे क्रमबद्ध रूप से लूँगी ताकि आप लोगों को भी याद रखने में आसानी होगी। तो चलिए, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के समय कौन से सिक्के प्राप्त हुए थे? देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सिंधु सभ्यता ही क्यों ली, फिर वही बात जो मृदभांड वाली बात हो गई, फिर यहाँ पे वही बात हो गई। क्योंकि देखिए, आपके जो वो सिंधु सभ्यता ली, तो इससे हमारा तात्पर्य हो गया कि हम लोगों ने आदि ऐतिहासिक से लिया है। फिर प्रागैतिहासिक से क्यों नहीं लिया? इसीलिए नहीं लिया कि वहाँ पे जो सिक्का का उतना जो वहाँ पे प्रचलन वगैरह नहीं देखने को मिला। वहाँ पर जो आदान प्रदान जो वस्तुओं का होता था, तो वहाँ पे सिक्का को उतना यूज नहीं देखने को मिला। इसी कारण से मैं यहाँ से ली हूँ। कहाँ से?
आदि ऐतिहासिक से या आपके सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता में कौन से सिक्का प्राप्त हुए, तो मैं उसको एक तरह से क्रमबद्ध रूप से ले रही हूँ। तो सिंधु सभ्यता के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आपका जो है महाजनपद स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, महाजनपद। तो मौर्य काल, महाजनपद में आपका जो है 16 महाजनपदों में से जो सबसे बड़ा है, जो सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ, मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद में ही एक वंश थे, कौन, मौर्य जो वंश थे। तो मौर्य काल से संबंधित सिक्के के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इन्हीं सारे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपके कौन हो जाएंगे, यूनानी। उसके बाद जो है यूनानी, मौर्य काल के समय ही यूनानी आए थे। यूनानी के समय, उन्हीं यूनानी के बाद कौन थे, कुषाण। उसके बाद गुप्त। गुप्त देखिए कुछ यहाँ पे देखिए, मैं इस आधार पे नहीं ले रही हूँ कि सिंधु सभ्यता के बाद डायरेक्ट मौर्य आ गया, नहीं, उसके बाद तो वैदिक काल है। लेकिन कौन से समय में सर्वाधिक जो है प्रभावशाली रहा सिक्का, मतलब ज़्यादा जो है प्रचलन में रहा सिक्का, और उसी से जो है किससे ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैं वही ले रही हूँ। ऐसा नहीं कि सिंधु सभ्यता के बाद फिर किसका कौन से कालक्रम आया, उस आधार पे नहीं। हाँ, फिर इसके बाद कौन आया, चाहे वह बीच में कालक्रम का या समय का गैप क्यों ना हो, उसके बीच में कोई दूसरा जो है काल क्यों ना आ जाए। जैसे काल का मतलब यह हो गया कि जैसे किसी भी आपका वैदिक काल है तो वैदिक काल क्यों ना हो, लेकिन वैदिक काल में उस तरह से सिक्का का प्रचलन उतना नहीं देखा गया, लेकिन मौर्य काल में देखा गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे ली हूँ। तो आपका सिंधु सभ्यता हो गया, मौर्य काल हो गया, यूनानी हो गया, कुषाण हो गया, गुप्त हो गया। उसके बाद आपका जो है कौन सा हो गया, सातवाहन। उसके बाद आपका हो गया हुमायूं। उसके बाद शेरशाह, शेरशाह सूरी। तो देखिए सिंधु सभ्यता के समय जो है कौन से धातु का या किसके सिक्के देखने को मिला, तो टेराकोटा। टेराकोटा हम लोग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, मिट्टी का सिक्का को। टेराकोटा मतलब मिट्टी को जब पका करके जो मतलब मिट्टी है, मिट्टी में कोई भी मुहर कुछ भी करके या उसका सिर्फ मतलब ऐसे चकोर कर, अब किस डिजाइन टाइप में या ऐसे करके मिट्टी को बना करके जब उसको सुखाया जाता था, जब उसको पकाया जाता था, तो उसी को टेराकोटा कहा जाता था। तो मिट्टी के सिक्का या टेराकोटा का सिक्का दोनों एक ही बात हुई। मौर्य काल में 3 तरह के मुख्य रूप से सिक्का पाए जाते थे। एक तो होता था आपका आहत सिक्का, दूसरा होता था आपका पंचमार्क सिक्का, तीसरा होता था पन। तो देखिए आहत सिक्का हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए जब मौर्य काल के जो समय जो ये सारे सिक्के हुए थे, उस समय जो है क्या होता था कि कोई भी सिक्का है तो उस समय क्या होता था कि मुहर कोई लगा दिया जाता था। आहत सिक्का, तो आहत सिक्का जो होते थे वह सिंपल होते थे। आहत सिक्का क्या होते थे, सिंपल होते थे। कोई एक धातु का होता है तो उसमें कोई मुहर दे दिया, ओके, तो वो हो गया आहत सिक्का। पंचमार्क सिक्का का हमारा तात्पर्य हो गया कि आहत सिक्का में तो कोई एक धातु का होता था, लेकिन पंचमार्क में क्या होता था कि कोई अलग अलग 5 धातुओं के बने होते थे। वही सिक्का सिंपल में एक धातु का है तो उसको हम लोग आहत सिक्का बोलते थे। पंचमार्क सिक्का हम लोग उसको बोलते थे कि 5 अलग अलग धातुओं को जब मिला करके उसमें कोई मुहर दिया जाता था तो उसको हम लोग क्या कहते थे, पंचमार्क सिक्का। पन जो है वह कुछ अंश तक अलग अलग कुछ और धातुएं भी होते थे, कुछ अंश तक उसमें जो है चांदी भी मिला हुआ रहता था, तो उसको हम लोग जो है पन कहते थे, पन। अब चलते हैं यूनानिक समय। यूनानिक समय कौन से जो है सिक्के आए थे, तो वह सोना के सिक्के आए थे। किसके, सोना के सिक्के इन लोगों ने चलाया था। और कुषाण के समय जो है इन्होंने किसके सिक्के चलाए थे, तो इन्होंने शुद्ध सोना का 24 कैरेट का शुद्ध सोना जो होता है उसका सिक्का चलाया था। किन्होंने, कुषाण ने। उससे पहले यूनानी जो थे ये तो सोना का सिक्का चलाए थे, विदेशी थे यूनानी, यूनान के तो विदेशी थे, तो ऐसे ये भी विदेशी थे, ओके। तो कुषाण जो है यूनानी, हाँ यूनानी जो थे यह सोना का सिक्के चलाए थे, तो उसमें कुछ मिक्सिंग वगैरह था,
कुषाण जो आए थे वो शुद्ध सोना का सिक्का चलाए थे। अब चलिए गुप्त के बारे में। देखिए गुप्त ने बहुत सारे सिक्के चलाए थे। एक तो देखिए शुद्ध सोना का जो सिक्का चला, तो उसके बाद जो है इसका जो प्रचलन रहा, उसके बाद गुप्त जब आए तो गुप्त ने क्या किया, यह बहुत ज़्यादा की संख्या में सर्वाधिक सोना का सिक्का चलाया। क्या चलाया? सर्वाधिक सोना का सिक्का चलाया। सर्वाधिक सोना का सिक्का चलाया। तो सर्वाधिक सोना का जो सिक्का चलाया तो यह इसमें मिलावट होने लगी। क्या होने लगी? मिलावट होने लगी। इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होने लगी, तो यह अशुद्ध सोना का सिक्का हो गया। अशुद्ध सोना का सिक्का इसी के शासनकाल में चला था। तो जब अशुद्ध सोना का सिक्का चला तो इसमें बदलाव किया गया कि बहुत ही अशुद्ध सोना हो गया। तो अब क्या करते हैं, शुद्ध सोना का सोना का नहीं, चांदी का सिक्का आप चलाते हैं, क्योंकि सोना तो अब अशुद्ध हो रहा है। तो इन्होंने धातु को परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? जो धातु, ये सोना धातु थी, इसको ही परिवर्तन करके चांदी को लेते आया और चांदी का सिक्का, शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया। अब देखिए उसके बाद किसका सिक्का चलाया गया? उसके बाद मयूर सिक्का चलाया गया। मतलब धातु होते थे, धातु में से मुहर मार के मयूर बना दिया था, मयूर सिक्का चलाया गया था। उसके बाद कौड़ी चलाया गया। कौड़ी देखिए हमारे जो अभी तो बहुत कम ही, हम तो नहीं जानते उतना, मतलब देखे नहीं है कौड़ी, लेकिन एक तो उजला टाइप से होता है, तो उस समय बहुत छोटा छोटा थे। तो दादी दादी नानी वगैरह जो होती थी, उन लोगों को पता बहुत अच्छे तरीके से होता था किसके बारे में, कौड़ी के बारे में। वो लोग कौड़ी ही ज़्यादा बोलती थी कि इतना कौड़ी का ये है, उतना कौड़ी का ये है। वो लोग कौड़ी का यूज़ ज़्यादा करती थी, दादाजी सब। ओके, तो ये हो गया आपके गुप्त से संबंधित, गुप्त काल से संबंधित। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग सातवाहन। यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लेती हूँ, आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो सातवाहन, सातवाहन में जो है किसके सिक्के चलाए गए थे? तो सीसा का 100 यहाँ पे देखो 100, यहाँ पे 100। सातवाहन के समय सीसा का सिक्का चलाए गए थे। हुमायूं के समय जो है किसका सिक्का चलाए गए थे? चमड़ा का सिक्का, इन्हीं के समय। लेकिन देखिए इसके समय में चलाए गए थे, लेकिन यह नहीं चलाए थे, हुमायूं नहीं चलाए थे। कौन चलाए थे? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन चलाए थे, क्योंकि शेरशाह सूरी और जब हुमायूं के बीच, दोनों के बीच जो है गंगा के किनारे जब आपस में इसके बीच हुमायूं और शेरशाह सूरी युद्ध हुआ था, तो क्या हुआ था, हुमायूं अपने जान बचा करके यह जो है गंगा में कूद गया था, गंगा नदी में। और गंगा नदी में जब कूदा था तो शहाबुद्दीन ने ही क्या किए थे, इसके जान बचाए थे हुमायूं का। तो हुमायूं को जब जान बचाए तो इसके बदले जो है एक दिन का राजा बना था शहाबुद्दीन को। तो शहाबुद्दीन ने ही जो चमड़ा का सिक्का चलाए थे। तो इसके हुमायूं के समय में जरूर चलाया गया है, लेकिन चलाया कौन था? तो शहाबुद्दीन। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को स्पष्ट कर दी हूँ। आगे चलते हैं शेरशाह सूरी। कौन सा है? शेरशाह सूरी। ये देखिए कहाँ के थे? बिहार। शेर था, बिहार का शेर, शेरशाह सूरी। तो यह जो है शेरशाह सूरी, तो यह भी जो है अलग अलग तरह के सिक्के चलाए थे। एक दाम था, एक था रुपया, एक था आपका अशरफी। ये तीन वर्ग जो समाज के थे, 3 तबके जो थे, उनके लिए अलग अलग टाइप के शेरशाह सूरी ने सिक्के चलाए थे। जो सबसे पुअर होते थे, निचले तबके थे, उसके लिए दाम चलाए थे, जो निचले तबके के थे। जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, मिडिल फैमिली से जो बिलोंग करते थे, उसके लिए रुपया चलाए थे। जो अमीर लोग थे उसके लिए क्या चलाए थे? अशरफी, अमीर अशरफी। तो दाम, देखिए अभी भी दाम बोला जाता है, जैसे कि आप लोग जब मार्केट वगैरह में भी, ज़्यादातर देहात वगैरह में अभी भी मतलब देखिएगा तो पूछता है कि इसका कितना दाम है। तो अभी भी दाम का यूज होता है। उस रुपया तो जानते ही हैं कि यही हमारा जो है क्या बन गया, करेंसी, रुपया ही बन गया। और अशरफी, ये अमीर लोगों का जो है उस समय का क्या था, करेंसी था।
तो ये हो गया आपके सिक्का से मेन जो है मुख्य आपके सिक्का हो गए, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपके ऐतिहासिक काल से जो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा, ऐतिहासिक काल के जो स्रोत मिले थे तो वह आपके किससे किससे मिले थे, वह तो आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया, दूसरा आपका विदेशी यात्रा, तीसरा आपका साहित्य से संबंधित। तो पुरातात्विक स्रोत में आपका मुख्य जो था वह था आपका मृदभांड था, जिसको कि हम लोग पुरातात्विक स्रोत का हम लोग उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि जितना ठोस प्रमाण, जितना ठोस सबूत जो मृदभांड से मिलता है, पुरातात्विक स्रोत के जो साक्ष्य मिलते हैं मृदभांड से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ एक स्पष्ट रूप से मिल जाती है, उतना किसी और से नहीं मिलती। इसी कारण से मृदभांड को जो क्या कहा जाता है, पुरातात्विक स्रोतों का वर्णमाला कहा जाता है। उसके बाद हम लोग सिक्का देखे थे, उसके बाद अभिलेख था। तो पुरातात्विक में से दो जो है यहाँ पे हम लोग मृदभांड के बारे में, सिक्का के बारे में हम कंप्लीट कर लिए, और आगे रहा आपका अभिलेख। तो अभिलेख के बारे में हम लोग जो इस वीडियो में नहीं जानेंगे, इसीलिए नहीं जानेंगे जो आपका वीडियो है, मैं यदि यहाँ पे आप लोगों को अभिलेख के बारे में भी बताऊंगी तो क्या हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आप लोगों को थोड़ा हो सकता है कि आपके पास टाइम का शॉर्ट होने के कारण, या आपको लगे कि टाइम है भी, तो क्या होता है एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा समय तक देखते देखते हो सकता है कि आपको बोर फील हो। इसी कारण से मैं आज इसके बारे में जो अभिलेख है उसके बारे में नहीं बताऊंगी, अगले क्लास में बताऊंगी। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और अभी तक आप इस फैमिली में नए सदस्य हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये सारे वीडियो का लाभ लेने के लिए, हिस्ट्री सेशन का लाभ लेने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।